I was telling that today's topic is principles of a statistical hypothesis testing. It is very important. That is, hypothesis testing is a very important branch of statistics. In fact, of inferential statistics. I want to go in the mathematical derivation of the statistical tests. I would just discuss with you the principles, the logic behind these statistical testings, hypothesis testings. The very first question, and that is a natural question that arises, is what is a hypothesis? Hypothesis क्या है? किसे कहेंगे hypothesis? Very simple. We can define a hypothesis like this, that a hypothesis is a statement or an assertion or a conjecture, whatever you may call it, the validity of which is sought to be examined. It is a statement, the validity of which is yet to be ascertained. मतलब कि स्टैटिस्टिक्स ये कोई भी ऐसा कथन, ये हाइपोथेसिस, जैसे हिंदी में कहते हैं परिकल्पना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा कथन है जिसके सत्यता के बारे में हम सर्टेन नहीं है कि वो सत्य है या असत्य है। जब तक उसकी सत्यता के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तब तक वो हाइपोथेसिस है। उसकी सत्यता की जांच करनी है हमको, और जब ये मालूम हो जाता है, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये सत्य है या असत्य है, then it is no more a hypothesis. So it is a statement, the validity of which is not known to us. It may be true, it may be false. So far the validity is not known to us, we would call that a hypothesis. A statistical hypothesis और हाइपोथेसिस से डिफरेंट है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस उसे कहेंगे जिसकी सत्यता की जांच हम डाटा के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। जिस हाइपोथेसिस की सत्यता की जांच के लिए हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है, या उसकी सत्यता की जांच हम आंकड़ों के आधार पर नहीं कर सकते, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि मैं कहूं कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इस पर विवाद है, पता नहीं ये सत्य है या नहीं। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, ये मेरा हाइपोथेसिस है। इसकी सत्यता की जांच के लिए क्या हम आंकड़े एकत्र कर सकते हैं? क्या इसकी सत्यता की जांच हम आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसकी सत्यता की जांच हम किसी दूसरे रूप से करेंगे, तो ये स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस नहीं है। लेकिन यदि मैं कहता हूं कि एक भारतीय की औसत लंबाई 5 फीट 7 इंच है, आप हमसे अगर पूछ बैठे आर यू श्योर, मैं कहूंगा नो आई एम नॉट श्योर, इट इज माई हाइपोथेसिस, दिस इज व्हाट आई फील, इट इज माई कंजेक्चर।
It is yet to be ascertained. It is yet to be tested. It is my hypothesis. अब इस हाइपोथेसिस की जांच के लिए कि एक भारतीय की औसत ऊंचाई, औसत लंबाई 5 फीट 7 इंच है, इसकी जांच के लिए हम सैंपल ड्रॉ कर सकते हैं, आंकड़े एकत्र कर सकते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हम इस वक्तव्य की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो ये एक स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। तो इस तरह से बहुत ही सरल विभेद है। जिस भी हाइपोथेसिस की जांच, उसकी सत्यता की जांच, उसके वैलिडिटी की जांच हम आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस है। अब है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्या मतलब? बहुत सिंपल। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम ये टेस्ट करते हैं आंकड़ों के आधार पर कि दिया हुआ वक्तव्य, दिया हुआ हाइपोथेसिस सत्य है या असत्य है। अगर सत्य है, इफ इट इज ट्रू, वी एक्सेप्ट दैट हाइपोथेसिस। इफ इट इज फॉल्स, वी रिजेक्ट दैट हाइपोथेसिस। बस दो ही निष्कर्ष में से एक निष्कर्ष हमें लेना है। हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस हैं, हमारे पास सिर्फ दो ही डिसीजंस हैं, कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमें या तो हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है इफ दैट इज फाउंड ट्रू, और या तो उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है इफ दैट इज फाउंड फॉल्स। We do not have any third option. We have to select either of these two options. और ये आंकड़ों के आधार पर कुछ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स हैं जिसको अप्लाई करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि दिया हुआ हाइपोथेसिस सही है या गलत है। इसीलिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को हम टू वे डिसीजन थ्योरी भी कहते हैं। इट इज ए पार्ट ऑफ टू वे डिसीजन थ्योरी। वी हैव टू टेक आइदर ऑफ द टू डिसीजंस। देयर इज नो थर्ड पॉसिबिलिटी, देयर इज नो थर्ड डिसीजन व्हिच वन कैन टेक। सो इट इज वेरी सिंपल, द मीनिंग ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। To reject the hypothesis if it is found false, or not to reject the hypothesis if it is found not false, if it is found true. अब सवाल ये है कि अगर हाइपोथेसिस, दिया हुआ हाइपोथेसिस हम रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, उसे रिजेक्ट कर दिया कि आंकड़ों के आधार पर वो सत्य प्रमाणित नहीं हुआ, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया। हम कहेंगे कि दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज फॉल्स। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है तो कहेंगे कि यस, इट इज ट्रू, एंड देन दैट हाइपोथेसिस बिकम्स ए थ्योरी। वो एक सिद्धांत बन जाता है, वो एक थ्योरी बन जाता है, क्योंकि वो सत्य है, आंकड़ों के आधार पर उसे सत्य पाया गया है। That statement has been supported by the numerical data. So that is no more a hypothesis, that would become a theory. अब जब भी हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं
तो हमेशा दो हाइपोथेसिस लेकर चलो। एक तो नल हाइपोथेसिस, आप पूछेंगे नल हाइपोथेसिस किसे कहेंगे? ए हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। जिस हाइपोथेसिस को, जिस स्टेटमेंट को हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो नल हाइपोथेसिस है। ए हाइपोथेसिस अंडर टेस्ट इज ए नल हाइपोथेसिस। सो क्लियर। अब जैसा मैंने बतलाया कि वो हाइपोथेसिस के बारे में दो ही निर्णय हमारा होगा, या तो उसे एक्सेप्ट करेंगे या उसे रिजेक्ट करेंगे। ये टेस्ट लगाने के बाद हम बतला पाएंगे, लेकिन टेस्ट लगाने के पहले इतना तो हम जानते हैं कि ये हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगा या ये हाइपोथेसिस फॉल्स होगा। अगर ये हाइपोथेसिस ट्रू पाया गया और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो हाइपोथेसिस फॉल्स पाया गया और हमने उसे रिजेक्ट कर दिया तो एक बड़ा ही नेचुरल क्वेश्चन खड़ा होता है यहां पर। आप कहेंगे कि दिस हाइपोथेसिस हैज बीन फाउंड फॉल्स एंड दिस इज व्हाई दिस हाइपोथेसिस हैज बीन रिजेक्टेड। तुरंत लोग पूछ बैठेंगे आपसे, ओके यू हैव रिजेक्टेड दिस हाइपोथेसिस, इट इज फॉल्स, देन यू टेल मी व्हाट इज ट्रू। ये फॉल्स है, सही है, मान लिया, लेकिन आप बताइए कि ट्रू क्या है तब। या अक्सर हम लोग अपने बातचीत के क्रम में भी ये करते हैं। अगर 4-5 मित्रों में आप देखते हैं कहीं बहस हो रही है और अगर कोई मित्र कहता है कि नहीं नहीं ये मैं नहीं मानता हूं, ये गलत है, तुरंत दूसरे मित्र पूछ बैठते हैं अगर ये गलत है तो बताओ सही क्या है। सेम सिचुएशन इज हियर। If a hypothesis is found false and you have rejected it, then people will ask, if you have rejected, then what you have accepted? If it is not true, then you tell me what is true. और ये हमें बतलाना पड़ेगा क्योंकि रिजेक्शन इज ए नेगेटिव अप्रोच। हमें बतलाना पड़ेगा कि अगर ये फॉल्स है तो सही क्या है। इसीलिए जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो नल हाइपोथेसिस के साथ साथ एक और हाइपोथेसिस लेकर चलते हैं जिसे कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब ये कि अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा। तो हमेशा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम दो हाइपोथेसिस लेकर चलेंगे, एक नल हाइपोथेसिस और एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज दैट हाइपोथेसिस in favor of which null hypothesis is rejected। जिस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं, जिस हाइपोथेसिस के फेवर में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो टेस्ट लगाने के पहले, ये टेस्ट करने के पहले कि वो सही है या गलत, हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी फ्रेम करना होगा, क्योंकि हमें पता नहीं टेस्ट लगाने के पहले कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा सो गुड, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इफ यू हैड
said that it is false and you are going to reject it, then what are you going to accept? Which hypothesis you are going to accept? हेलो That hypothesis. हेलो बेटा हेलो Someone is, so that hypothesis is called alternative hypothesis. तो ये बिल्कुल क्लियर है कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सिर्फ एक ही सही होगा, दूसरा गलत होगा। अगर नल हाइपोथेसिस सही है उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत है, उसे रिजेक्ट करना होगा। अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है उसे रिजेक्ट करते हैं, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। One of these two hypotheses is to be accepted and other to be rejected. In other words, you can say that one of these two hypotheses is true and the other hypothesis is false. तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक हमारे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बदल सकते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको। मान लीजिए कि किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नई दवा निकाली, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करे। और उस फार्मास्यूटिकल कंपनी का ये दावा है, क्लेम है कि दैट मेडिसिन इज वेरी मच इफेक्टिव in controlling hypertension, that is high blood pressure. ये तो उस कंपनी का क्लेम है, हम ऐसे ही मान नहीं लेंगे, हम इस क्लेम को टेस्ट करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, आंकड़ों के आधार पर देखेंगे कि वो क्लेम जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी का वो सत्य है कि नहीं। तो हम करेंगे क्या? एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कुछ पेशेंट्स जो हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित हैं, 10, 15, 20, 30 पेशेंट्स के ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे करेंगे? मान लीजिए कि 20 पेशेंट हमने लिया, उनका ब्लड प्रेशर नाप लिया, 20 डाटा हमें मिलेगा, 20 ऑब्जर्वेशन, 20 मेजरमेंट हमें मिलेंगे, उसका हमने एवरेज निकाल लिया। मान लीजिए इस एवरेज को हम डिनोट करते हैं μ1। μ1 क्या है? एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर ट्रीटमेंट। अब उस 20 पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं बाय दैट ड्रग, और आफ्टर ए सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 15 days, 20 days, वट एवर मे बी, हम फिर उनका ब्लड प्रेशर लेते हैं, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। इस एवरेज ब्लड प्रेशर को हम डिनोट करें μ2 से। तो हमारे पास अब दो एवरेजेस हैं, एक है μ1 विच इज द एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर ट्रीटमेंट, और दूसरा है μ2 विच इज द एवरेज ब्लड प्रेशर आफ्टर ट्रीटमेंट। अब हम हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने हाइपोथेसिस बनाया μ1 इक्वल टू μ2, यानी the average blood pressure before treatment by that drug is equal to the average blood pressure after treatment by that drug. ये हमारा एक स्टेटमेंट होगा, ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा, इसी को हम टेस्ट करेंगे। लेकिन टेस्ट करने के पहले जैसा मैंने बतलाया कि हमको एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बना लेना होगा उस सिचुएशन के लिए
कि अगर ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ तो उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए किसी ने बनाया अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस μ1 नॉट इक्वल टू μ2। नेचुरली μ1 इक्वल टू μ2 इसे हम टेस्ट कर रहे हैं, और ये अगर फॉल्स है तो लोग कहेंगे कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2 इज करेक्ट। लेकिन इस सिचुएशन में, अभी जो एग्जाम्पल हमने दिया, इस सिचुएशन में जरा गौर करें। मान लीजिए कि नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2 एक्सेप्ट हो गया, तो हमारा निष्कर्ष होगा, हमारा कंक्लूजन होगा कि द मेडिसिन, द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। क्योंकि ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट के पहले जो एवरेज ब्लड प्रेशर था, दैट इज सेम एज एवरेज ब्लड प्रेशर आफ्टर द ट्रीटमेंट, सो द ड्रग इज नॉट इफेक्टिव। लेकिन अगर ये रिजेक्ट हो गया तो क्या हम एक्सेप्ट करेंगे? क्या हम ये एक्सेप्ट करें कि μ1 नॉट इक्वल टू μ2? अगर μ1 नॉट इक्वल टू μ2 हम एक्सेप्ट करते हैं तो यहां दो पॉसिबिलिटी है, या तो μ1 ग्रेटर देन μ2 या μ1 लेस देन μ2। μ1 ग्रेटर देन μ2 का मतलब कि एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर ट्रीटमेंट इज ग्रेटर देन द एवरेज ब्लड प्रेशर आफ्टर ट्रीटमेंट। लेकिन μ1 लेस देन μ2 का मतलब हो जाएगा कि एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर ट्रीटमेंट इज लेस देन एवरेज ब्लड प्रेशर आफ्टर ट्रीटमेंट। ये तो बड़ी अटपटी बात लग रही है। ड्रग बनाया गया है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, ऐसा कैसे होगा कि उस ड्रग से ट्रीटमेंट करें तो ब्लड प्रेशर और बढ़ जाए? पहले का ब्लड प्रेशर μ1 लेस देन μ2 आफ्टर ट्रीटमेंट, ये तो असंभव है, हास्यास्पद है, ह्यूमरस है, अनबिलीवेबल है। लेकिन अगर आप लिखते हैं μ1 नॉट इक्वल टू μ2 तो उसमें ये केस भी शामिल है। इसलिए यहां पर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा μ1 ग्रेटर देन μ2। तो अगर नल हाइपोथेसिस μ1 इक्वल टू μ2 रिजेक्ट हुआ तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी कि एवरेज ब्लड प्रेशर बिफोर ट्रीटमेंट is greater than average blood pressure after treatment, that is drug has controlled the high blood pressure, it has lowered down the high blood pressure, it is effective। हो सकता है दूसरे सिचुएशन में हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो μ1 लेस देन μ2। तो मेरा कहना यह है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का रोल टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी फ्रेमिंग बहुत ही इंटेलिजेंटली, वाइजली और सिचुएशन को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो देयर आर टू हाइपोथेसिस ऑलवेज, वी ऑलवेज स्टार्ट विथ टू हाइपोथेसिस। वन इज नल हाइपोथेसिस which is to be tested, which is under test, and another is alternative hypothesis। नाम ही है alternative hypothesis कि अगर null hypothesis reject हुआ then this alternative hypothesis would be accepted। so अब सवाल ये है, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में, वो है टू टाइप्स ऑफ एरर। देखिए, हाइपोथेसिस जैसा मैंने कहा, इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट रिगार्डिंग ए पॉपुलेशन। और स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन इज ए बिग टेक्निकल टर्म।
यहाँ पॉपुलेशन का वो मतलब नहीं होता है जो हम लोग अपने कॉमन लाइफ में डेली बोलचाल की भाषा में लगाते हैं। यहाँ पॉपुलेशन का मतलब हुआ एग्रीगेट टोटलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर अंडर स्टडी। जिस ऑब्जेक्ट की भी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी टोटलिटी, उसका एग्रीगेट, उसे हम कहेंगे पॉपुलेशन। हम बात कर सकते हैं पॉपुलेशन ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, पॉपुलेशन ऑफ लीव्स ऑन ए ट्री, population of flowers in a garden, population of children less than 10 years of age। तो यहाँ पॉपुलेशन का मतलब सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। पॉपुलेशन मतलब एग्रीगेट टोटलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो हमारा जो भी हाइपोथेसिस होता है वो पॉपुलेशन के बारे में होता है, टोटलिटी के बारे में होता है, सैंपल के बारे में नहीं होता। और हाइपोथेसिस को टेस्ट कैसे करेंगे? पूरे पॉपुलेशन को तो हम देख नहीं रहे हैं, पूरे पॉपुलेशन को हम इन्यूमरेट भी नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बोटानिस्ट कहता है कि द एवरेज लेंथ ऑफ ए लीफ ऑन ए पार्टिकुलर ट्री इज 5.4 सेंटीमीटर, और आप उससे पूछते हैं कि आर यू श्योर दैट इट इज 5.4 सेंटीमीटर, दैट बोटानिस्ट सेज दैट नो, ही इज नॉट श्योर, इट इज हिज हाइपोथेसिस। नाउ इट इज अपॉन यू टू टेस्ट वेदर हिज हाइपोथेसिस इज करेक्ट और नॉट। कैसे टेस्ट करेंगे? आंकड़े इकट्ठे करेंगे? तो क्या उस पेड़ की सारी पत्तियों को तोड़ लेंगे और तोड़ के उनकी लंबाई निकालेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? यदि कोई कहता है कि मेरा हाइपोथेसिस है कि अमेरिकन, द एवरेज हाइट ऑफ एन अमेरिकन इज ग्रेटर देन द एवरेज हाइट ऑफ एन इंडियन, यानी अमेरिकन आर टॉलर देन इंडियन ऑन द एवरेज, अगर वो कहता है कि मेरा हाइपोथेसिस है और आपको इसे टेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे? पूरा पॉपुलेशन एनुमरेट कर सकते हैं यहां पर? क्या आप ईच एंड एवरी इंडियन का हाइट नापते चलेंगे? ईच एंड एवरी अमेरिकन का हाइट नापेंगे? इज इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। Then what we will do? There is only one way out. We will take sample. Sample means we will take a few observations from the population. And on the basis of that fraction of the population, on the basis of that sample, on the basis of that part of the population, they will take a decision regarding the statement which is regarding the whole population. आप देखिए कितनी विचित्र बात है। यहाँ स्टेटमेंट है, हाइपोथेसिस है रिगार्डिंग द होल पॉपुलेशन, और उसे हम टेस्ट करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल, ऑन द बेसिस ऑफ ए फ्यू ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम दैट पॉपुलेशन। अगर बोटानिस्ट का हाइपोथेसिस है कि द एवरेज लेंथ इज 5.4 सेंटीमीटर, हम कुछ पत्तियां तोड़ लेंगे उस पेड़ से, 10, 20, 30, 40, 50, 60, उसको मेजर करेंगे। इट इज पॉसिबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट मेजरमेंट
हम कोई स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे ये टेस्ट करने के लिए कि वो हाइपोथेसिस एवरेज लेंथ ऑफ ए लीफ इज 5.4 सेंटीमीटर, ये सही है कि नहीं। एवरेज लेंथ ऑफ ए लीफ, ये तो पूरे पॉपुलेशन के बारे में कहा गया है। तो हमेशा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में hypotheses are always regarding populations, and we always test the hypothesis on the basis of samples, on the basis of a few observations. ये inductive way of drawing observation. It is different from mathematics. यही basic difference है mathematics और statistics में। Mathematics जहाँ deductive approach उसका होता है to draw inferences, statistics adopts inductive approach of drawing inferences. Statistics में कुछ चीजों को देखकर हम पूरे बृहद पॉपुलेशन के बारे में, पूरे समष्टि के बारे में हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं, और वही हम यहाँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में भी करते हैं। उस स्टेटमेंट को जो पूरे पॉपुलेशन के बारे में उसको हम एक सैंपल के आधार पर टेस्ट करने जा रहे हैं। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न उठता है और नेचुरल क्वेश्चन कि अगर हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर, मान लीजिए हमने किया, हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, दो ही निष्कर्ष है, या तो हम उसे रिजेक्ट करेंगे या उसे एक्सेप्ट करेंगे। मान लीजिए कि हमने उसे रिजेक्ट किया ये कहकर कि ये हाइपोथेसिस फॉल्स है, इट इज नॉट सपोर्टेड बाय डाटा, इट इज फाउंड फॉल्स एंड सो इट इज रिजेक्टेड। ये हमारा डिसीजन होगा। अब यदि मैं आपसे तुरंत पूछ बैठूं, आर यू श्योर दैट योर डिसीजन इज 100% करेक्ट? आर यू 100% श्योर दैट दिस हाइपोथेसिस इज फॉल्स? You have rejected this hypothesis saying that it is false. Can you give me guarantee that yes, it is false? क्या जवाब होगा हमारा? हमारा जवाब यही होगा कि नहीं, I can't give this guarantee. I can't say it with 100% surety that the decision taken by me is correct. क्योंकि हमने पूरा पॉपुलेशन देखा नहीं, हमने सिर्फ सैंपल देखा, और सैंपल के आधार पर हम पूरे पॉपुलेशन के बारे में हमने निर्णय लिया है। हमारा निर्णय, हमारा डिसीजन गलत हो सकता है। हम जितना भी सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न स्टैटिस्टिकल टेक्निक क्यों ना अप्लाई करें, जब तक हम पूरे समष्टि के बारे में सिर्फ सैंपल के आधार पर निर्णय लेते रहेंगे, हम कभी भी 100% गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमारा निर्णय हमेशा सही होगा। मैं आपको एक बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई कमरा है, कोई रूम है, दरवाजा बंद है, and this information has been given to you that there are 20 persons sitting in that room. ये इंफॉर्मेशन आपके पास है कि 20 लोग उस रूम में हैं, they are holding some meeting or anything. You are standing by the side of the door. After some time you find that one person came out. You observed that he is a man. After that, another person came out. You observed he is a man. Third person came out. You observed he is a man.
15th person came out, you observed he is a man. 16th person came out, you observed that he is a man. 17th person came out, he is a man. 18th person came out, he is a man. 19th person came out, he is a man. Now you know that there is only one person left in the room. Now if I ask you, are you 100% sure? Can you say with 100% guarantee that the person left in the room is also a man? No. She may be a female. How can we say? We can't give this guarantee. The probability is high that he is a male, but the probability is not 100%, probability is not 1. So, if observing 19 out of 20 we can't be sure about our decision, how can we be sure about our decision, about the hypothesis which is regarding a population, infinite population, having infinite or very large number of objects, number of members in that population. So how can we give guarantee that the decision taken by us is correct? So far, we are testing that on the basis of a few observations. एक इन्फिनाइट पॉपुलेशन के बारे में, एक लार्ज पॉपुलेशन के बारे में जो हाइपोथेसिस दिया हुआ है, उसको हम ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऑब्जर्वेशन देखकर हम निर्णय लेते हैं। चाहे वो हमारा, जैसा हमने कहा कि चाहे हमारा वो फॉर्मूला, हमारा स्टैटिस्टिकल टेस्ट जितना भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, हम ये गारंटी नहीं दे सकते। जब 20 में से 19 देखकर हम नहीं गारंटी दे सकते हैं कि the 20th person left in the room is also a male, यहां कैसे कर सकते हैं? इसलिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम जो भी निर्णय हमारा होता है, that is always there is chance that our decision regarding the hypothesis may not be correct. एरर हो सकता है। ये एरर दो तरह के होते हैं। उसको हमने एक चार्ट से यहां आपको दिखाने की कोशिश की है, जिससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक तरफ है हाइपोथेसिस, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दो ही पॉसिबिलिटी है हाइपोथेसिस पर। हाइपोथेसिस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। दूसरा है हमारा डिसीजन। हमारे डिसीजन के भी दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हमें रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। इस तरह से 2 into 2 4 पॉसिबल केसेस बनेंगे। यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज हैं। एक, अगर हम ये लें, मान लीजिए कि हाइपोथेसिस इज ट्रू एंड आवर डिसीजन इज टू रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। ऑफ कोर्स it is not a correct decision. A true hypothesis must be accepted. It is not a correct decision. तो यहां हमने एरर कर दिया। इसको कहते हैं टाइप 1 एरर। अगर मान लीजिए कि हाइपोथेसिस फॉल्स है, एक्चुअली वो फॉल्स है और हमारा डिसीजन है उसे रिजेक्ट कर देने का, यस, इट इज अ करेक्ट डिसीजन। A false hypothesis must be rejected. अगर hypothesis true है और हमारा decision है to accept that hypothesis, it is also a correct decision. A true hypothesis must be accepted. लेकिन अगर hypothesis false है और हमारा decision है to accept the hypothesis, तो ये error हो गया। इसलिए out of 4 possible केसेस जो यहां बन रहे हैं, at 2 places we are taking correct decisions, but at the 2 places we are committing error.
ये दो तरह के एरर हैं, इसको हम कहते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2। अब इंटरेस्टिंग बात अब यहां से शुरू होती है। इतना तो आप सभी मानेंगे कि हम जो भी टेस्ट फॉर्मूला लगाएं हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, वो ऐसा टेस्ट फॉर्मूला हो जिसमें ये दोनों तरह के एरर अपने मिनिमम लेवल पर हो, यानी कि दोनों एरर होने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम पॉसिबल हो। That would have been the ideal situation if the probability of these two types of error would have been 0. लेकिन हमने बताया कि ये नहीं होगा। जब तक हम हाइपोथेसिस को सैंपल के आधार पर टेस्ट करते रहेंगे, हम कभी भी इस एरर की प्रोबेबिलिटी को 0 नहीं कर सकते हैं, इसको 0 लेवल पर नहीं ला सकते। एरर तो रहेगा ही रहेगा, इट इज मस्ट। अब हमारा प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसा टेस्ट डेवलप करें कि दोनों एरर मिनिमम हो। जितना ही कम होगा उतना ही टेस्ट हमारा पावरफुल होगा, उतना ही हमारा टेस्ट अच्छा माना जाएगा। लेकिन एक विचित्र बात यहां पर होती है, ये दोनों एरर को हम एक साथ नहीं कम कर सकते। बोथ एरर्स कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड साइमल्टेनियसली। ये एक अलग प्रॉब्लम है। अगर हम एक टाइप ऑफ एरर को मिनिमाइज करना चाहें, ऑटोमेटिकली द अदर टाइप ऑफ एरर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। आइडियल सिचुएशन तो वो होगा कि दोनों टाइप ऑफ एरर आर एट मिनिमम लेवल साइमल्टेनियसली, बट प्रैक्टिकली वी कांट डू दैट वन। If we try to minimize the probability of one type of error, the probability of the other type of error automatically starts increasing. अगर हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं तो अपने आप प्रोबेबिलिटी टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब आप इस बात को अप्रिशिएट कर पाएंगे कि मेरे कहने का अर्थ क्या है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। जहां भी हम एक टाइप ऑफ एरर को कम करते हैं, दूसरा टाइप का एरर बढ़ने लगता है। मैं एक प्रैक्टिकल, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आई थिंक दैट दिस एग्जांपल विल मेक दिस कंसेप्ट मोर क्लियर। मान लीजिए कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं। एक दिन आपके बॉस ने आपको बुलाया, मान लीजिए आपका नाम है मिस्टर ए, और उन्होंने कहा कि मिस्टर ए, गो इन द मार्केट एंड परचेज सम गिफ्ट आइटम, लेट अस से pen. So I want to present pen to my employees. So go in the market and purchase 50 pieces of pen. और आपके बॉस ने साथ ही साथ ये आपको वार्निंग दी, लुक, नो डिफेक्टिव पेन शुड बी परचेस्ड। एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं होना चाहिए। इस पर भी अगर आपके बॉस को संतोष नहीं हुआ, उसने एक स्टर्न वार्निंग दी और कि अगर एक भी पेन मैंने डिफेक्टिव पाया तो यू विल गेट सीवियर पनिशमेंट, मे बी यू विल लूज योर जॉब। नाउ मिस्टर ए विल बिकम वेरी कॉशियस। अब वो जाएंगे मार्केट, लेकिन उनके दिमाग में तो उस अपने बॉस का ये वार्निंग जो है
Not a single defective pen should be purchased. Not a single defective pen should be purchased. Not a single defective pen should be purchased. ये वार्निंग उनके दिमाग में चल रही है. He had become so cautious about this that not a single defective pen should be purchased. अब वो जा रहे हैं, एक एक पेन को बड़ी सावधानी से वो एग्जामिन करते हैं और वो बिल्कुल जब 100% श्योर हो जाते हैं कि ये नॉन डिफेक्टिव है, कोई डिफेक्ट नहीं है, तो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं खरीदने के लिए एक एक पेन को. हम जरा बताइए, ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए इतना कॉशियस हो गए रिगार्डिंग दिस परचेज ऑफ डिफेक्टिव पेन कि एक भी डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदना चाहिए. डोंट यू थिंक दैट द प्रोबेबिलिटी, द पॉसिबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ए नॉन डिफेक्टिव पेन विल इंक्रीज? हो सकता है कि पेन नॉन डिफेक्टिव हो, एनी हाउ समहाउ Mr. A has got some doubt in his mind. He will find it safe to reject the pen. So a pen which should have been accepted has been rejected. Is it not an error? It is also an error. और ये एरर बढ़ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी. क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी? क्योंकि मिस्टर ए ने एक एरर की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करना चाहा है कि नो डिफेक्टिव पेन शुड बी परचेज्ड, यानी कि नो फॉल्स हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड. नो डिफेक्टिव पेन शुड बी परचेज्ड, इसको कह सकते हैं नो डिफेक्टिव हाइपोथेसिस, नो फॉल्स हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड. तो टाइप 2 एरर के प्रति वो इतना सजग हो गए, इतना कॉशियस हो गए कि टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. यानी कि नॉन डिफेक्टिव पेन के रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. लेकिन एरर तो एरर है, आप टाइप 1 एरर करें या टाइप 2 एरर करें. इसीलिए मैंने कहा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे कि ये दोनों कहेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाता है. आपने चिल्ड्रन पार्क में वो बच्चों का एक देखा होगा जिसे सी सॉ कहते हैं. एक वुडन बार होता है या स्टील बार, एक तरफ एक एंड पर एक बच्चा बैठता है, दूसरे एंड पर दूसरा बच्चा बैठता है. इफ ए चाइल्ड ऑन दिस एंड पुशेस डाउन, द चाइल्ड ऑन द अदर एंड गोज अप. इसी तरह से ये टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर है. एक टाइप एरर नीचे आता है तो दूसरा टाइप एरर बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है. अब एक विचित्र समस्या यहाँ है. अब जरा सा देखें, we are dealing with two contradictory situations. The first is, all of you would agree, disagree करने का कोई सवाल ही नहीं है कि हमें ऐसा टेस्ट डेवलप करना है कि ये दोनों एरर मिनिमम हो. But at the same time, this is also true that we can't minimize both types of error simultaneously. अब क्या किया जाए, इस सिचुएशन को कैसे डील करें? दोनों एरर है, दोनों एरर मिनिमम लेवल पर होना चाहिए, लेकिन दोनों एरर को हम एक साथ मिनिमाइज नहीं कर सकते. तो एक उपाय है जो हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में अडॉप्ट करते हैं, और वो ये है कि एक टाइप ऑफ एरर को हम पहले एक लेवल पर फिक्स कर देते हैं. मान लेते हैं कि ये टाइप ऑफ एरर हम इतना % करेंगे, तो उसको टेस्ट करने के पहले ही हम उसे फिक्स कर देते हैं.
और तब दूसरे टाइप ऑफ एरर को हम मिनिमाइज करते हैं, इतना मिनिमम जितना हम कर पाते हैं। यही एक तरीका है। परिवार में भी आप देखते हैं, अगर किसी माँ को 2 बच्चे हैं, दोनों शैतान हैं, नटखट हैं, एक दौड़कर उस तरफ जाता है, माँ दौड़ती है उसको पकड़ने के लिए, तब तक दूसरा दौड़ के उधर चला जाता है। माँ उसको पकड़ने के लिए जाती है, तब तक पहला दौड़ के इधर चला जाता है। दोनों बच्चों को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। उसी तरह से यहाँ दोनों टाइप ऑफ एरर को एक साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो अक्सर ऐसे सिचुएशन में माँ क्या करती है, एक बच्चे को पकड़ के किसी के गोद में बैठा देगी या बांध देगी कहीं एक जगह, और तब जाके दूसरे बच्चे को पकड़ के लाएगी। वही काम हम यहाँ करते हैं। वन टाइप ऑफ एरर को हम पहले फिक्स कर देते हैं, उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया, नट बोल्ट से कस दिया एक लेवल पर, और तब दूसरे टाइप ऑफ एरर को हम मिनिमाइज करना शुरू करते हैं। इतना मिनिमम लाते हैं जितना पॉसिबल है। दिस इज द ओनली वे आउट एंड दिस इज व्हाट वी डू इन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जनरली टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जो हम लोग करते हैं उसमें टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी को प्री फिक्स करते हैं, पहले ही फिक्स कर देते हैं, और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम मिनिमाइज करते हैं। अब यहां पर मैं बस 5 मिनट और समय लूंगा। अब यहां पर एक प्रश्न और उठेगा, ऐसा क्यों करते हैं? हर स्टेप का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। क्यों टाइप 1 एरर को हम फिक्स करते हैं और टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी को हम मिनिमाइज करते हैं? इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि जनरली, मैं जनरली कह रहा हूं, नॉट ऑलवेज, जनरली टाइप 2 एरर इज कंसिडर्ड टू बी मोर सीरियस देन टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर अधिक सीरियस होता है इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, मोर सीरियस देन टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर हो जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन टाइप 2 एरर होना कभी कभी डिसेस्ट्रस हो जाता है, भयंकर रूप ले लेता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मान लीजिए कहीं पुल का निर्माण हो रहा है, ब्रिज, नदी के ऊपर पुल बन रहा है। आप जानते हैं उस पुल पर आयरन रॉड्स लगाए जाते हैं। आयरन रॉड्स का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, एक स्पेसिफिक टेंसाइल स्ट्रेंथ का आयरन रॉड लगाना है उसमें। आपने ऑर्डर किया और उस टेंसाइल स्ट्रेंथ का आयरन रॉड साइट पर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर सप्लाई हो गया, आया। अब हम ऐसे ही नहीं लगा लेंगे, हम टेस्ट करेंगे कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आयरन रॉड का जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है ये उसी स्पेसिफिकेशन का है कि नहीं। वहां हमारे क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर्स हैं, वहां स्टैटिस्टिशियंस हैं, दे विल टेस्ट whether the rod supplied by the supplier is of the specific tensile strength or not. अब वो करेंगे क्या? सारे रोड का तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं करेंगे, तो ह्यूज अमाउंट, कुछ सैंपल ले लेंगे उससे और उसको टेस्ट करेंगे, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाइपोथेसिस बनाएंगे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ, मान लीजिए म्यू है टेंसाइल स्ट्रेंथ, म्यू शुड बी इक्वल टू दिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यहां होगा म्यू लेस देन दैट, कि कोई भी सप्लायर जो आपका स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसे अधिक का टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं देगा, कम ही देगा या उसके बराबर देगा। तो अब मान लीजिए कि हाइपोथेसिस टेस्ट किया गया है और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट होना चाहिए था, उसने आपके क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर ने एक्सेप्ट कर लिया।
या इसको पहले इस सिचुएशन को देखें कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट होना चाहिए था और क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर ने उसे रिजेक्ट कर दिया, यानी K2 हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। क्वालिटी कंट्रोल ने टाइप 1 एरर किया। आयरन रॉड्स स्पेसिफिक स्टाइल स्ट्रेंथ के थे, टेंसाइल स्ट्रेंथ के थे, लेकिन टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस करने से उसे रिजेक्ट किया गया। क्या होगा? वो आयरन रॉड लौटा दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आयरन रॉड नहीं लगेगा ब्रिज में, सप्लायर वुड बी इन लॉस, द प्रोड्यूसर वुड बी इन लॉस। लेकिन अगर हम दूसरा टाइप ऑफ एरर करते हैं, यानी कि हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना चाहिए था, यानी कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ का नहीं है, उसे रिजेक्ट करना चाहिए था, जो स्पेसिफाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ है उससे कम का है, उसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए था, लेकिन एरर हो गया, हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया, यानी ए फॉल्स हाइपोथेसिस हैज बीन एक्सेप्टेड, और उसे एक्सेप्ट करके उसे सही मान के हमने ब्रिज में लगा दिया। क्या नतीजा होगा? द ब्रिज विल कोलैप्स, पीपल विल डाई, दैट वुड बी डिजास्टर्स। अब इस टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर के बीच में अगर आपको सिलेक्ट करना है, चूज करना है, तो क्या करेंगे? टाइप 1 एरर, because type 2 error is more dangerous, more serious than type 1 error here. And in most of the situations we find that. इसलिए हमने कहा कि टाइप 1 एरर को हम प्रीफिक्स करते हैं और टाइप 2 एरर को हम मिनिमाइज करते हैं। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम यही करते हैं। और ऐसे भी देखा जाए, अगर आप फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी थ्योरी हो गई, उस फॉल्स हाइपोथेसिस को आपने ट्रू मान लिया, आपने टाइप 2 एरर किया है, और उस फॉल्स हाइपोथेसिस को ट्रू मानकर आपके जितने भी फ्यूचर प्लानिंग हैं वो सारे हो रहे हैं। तो वो सारे फ्यूचर प्लानिंग का क्या होगा जिसका बेस ही फॉल्स है। इसलिए टाइप 2 एरर होना अधिक डेंजरस है, अधिक डिजास्टर्स है। यही कारण है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम इन दोनों एरर को इस तरह से मैनेज करते हैं। टाइप 1 एरर को जनरली हम प्रीफिक्स कर देते हैं और टाइप 2 एरर को हम मिनिमाइज करते हैं। तो समय नहीं है, हमको लगता है कि समय की पाबंदी है, और अगर कोई क्वेश्चन हो आपको, आप लोगों को, तो आई वुड बी हैप्पी